बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुज़ूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शनों का ऑल का उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बाकायदगी से मिलते रहें। व्यूअर्स, 4 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। हलीमा खान के अमरीका और बरतानिया में राब्ते, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सोशल मीडिया के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है। पीका एक्ट के ज़रिए लोगों को अब उठाया जाएगा और अब एक और सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ, इसकी डेवलपमेंट आज क्या हुई ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन ऑपरेट करता है और इस वक्त एक नया केस इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या तैयार किया जा रहा है। जब ये केस अदालत में जाएगा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से, और जो बयानात इमरान खान के उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर मौजूद हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है और बयानिए की हद तक क्या हुकूमत पाकिस्तान और फिर इस हुकूमत को प्यार करने वाले इसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं, इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर व्यूअर्स, 3 जज हैं जिन्होंने आसिफ अली जरदारी और चीफ जस्टिस के खिलाफ एक फ़ैसला दिया है। ये फ़ैसला कितना अहम है और रियासत इस वक्त जजिस को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है, क्या उसमें कामयाब हो सकेगी और ये कोशिश किस हद तक जा सकती है, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर नवाज शरीफ साहब ख्वाजा आसिफ से मिलने से इनकार करते हैं और फिर ख्वाजा आसिफ के कुछ गिले भी हैं, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि 3 अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल और इमरान खान, और इन तीनों को इमरान खान से जोड़ा जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले जबरान इलियास जो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसे लीड करते हैं, उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर देखा होगा कि इमरान खान की जितनी भी गुफ्तगू है उसे मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट पर इसे जारी कर दिया जाता है ताकि किसी किस्म का बहाम ना रहे, क्योंकि इमरान खान की गुफ्तगू को, इमरान खान के स्टेटमेंट्स को और इमरान खान के पैगाम को पाकिस्तान के मीडिया पर चलाया नहीं जाता। लिहाजा ये सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए इमरान खान के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाता है। अब इस हवाले से जी एक रिपोर्ट आ गई है, अंसार अब्बासी साहब ने इसे रिपोर्ट किया और वो ये कहते हैं कि इन तीनों अकाउंट्स का ताल्लुक इमरान खान से है। ये तीनों अकाउंट्स बैरून मुल्क से इमरान खान की बहन हलीमा खान के ज़रिए बाहर भेजे गए और इमरान खान के पैगामात के ज़रिए ये तमाम अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। सरकारी तहकीकात की बुनियाद पर किसी भी फौजदारी नौयत की कार्रवाई की सूरत में असरात बराह रास्त इमरान खान पर मुरतब होंगे, क्योंकि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए फ़ौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम वो इमरान खान के हैं। अब देखें, किसी का भी अकाउंट होना तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि उसकी ज़िम्मेदारी है, या तो वो अपने आप को, इससे पहले भी जब पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से ये बात हुई थी तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान अपने आप को या तो लाताल्की का इजहार कर दें कि ये मेरे अकाउंट्स नहीं हैं, और अदरवाइज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये उस वक्त की बात है जब 1971 और हमूद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया और फिर एक JIT इमरान खान से मिलने भी गई। अब दोबारा से इसे क्यों शुरू किया गया? क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में रियासत मुखालिफ और फिर इसके साथ साथ फ़ौज मुखालिफ एक कैंपेन देखी, और पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी नहीं था और जो प्रॉक्सीज़ हैं जो चला रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये प्रॉक्सीज़ काम करती है, इन अकाउंट से भी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया। अब अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि क्योंकि अकाउंट आपका है और ताल्लुक आपसे है तो लिहाजा जिम्मेदारी भी आपकी होगी। व्यूअर्स, ये चीज़ आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। जब अदालतों में ये केस चलता है, ट्रायल कोर्ट में किसी भी जज से आप कोई भी फैसला ले लें कि ठीक है जनाब, आपकी मर्ज़ी का जज है, आपकी मर्ज़ी का फैसला है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ये सवाल भी होगा कि एक शख्स जेल में बैठा है, उसके पास टेलीफोन का एक्सेस नहीं, इंटरनेट का एक्सेस नहीं, वो किस तरह से ये पैगामात अपने ट्विटर अकाउंट से जारी कर सकता है? जज पूछेंगे ना कि अच्छा, क्या इमरान खान इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान के पास एक्सेस है इन अकाउंट्स का? नहीं। क्या इमरान खान को कंप्यूटर की सहूलत दी गई? नहीं। क्या इमरान खान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है जहां से ये पैगामात अपलोड किए जाते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर ये किस तरह से इस्टेब्लिश होगा? और इसकी जो आप कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि इसका असर इमरान खान के ऊपर भी पड़ेगा और फौजदारी मुकदमात के अंदर
कार्रवाई की सूरत में असरात बराह रास्त इमरान खान के ऊपर पड़ेगा। अब आपने एक और केस बनाना है, उसकी एक आप राह हमवार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इस खबर के अंदर आपको, चूंकि अगर आप जीआईटी के जो कुछ दिनों से अलीमा खान गई 6 घंटे 7 घंटे वहाँ पर बैठी रही और बार बार वो उन केसेस के उन अकाउंट्स के हवाले से पूछते रहे, तो उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ भी आया। और फिर दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, शेख वकास, तीनों के पास इसका कंट्रोल नहीं है। जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त इन अकाउंट्स के हवाले से कि लाखों में इसकी तादाद है जी, फॉलोअर्स एक बड़ी तादाद पे आपको इन तमाम अकाउंट्स के ऊपर मिलेंगे। और फिर इमरान खान की बात यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, तो वो उस मरकज़ को ही तबाह करना चाहते हैं जहाँ से इमरान खान का पैगाम फैलता है। और अगर तबाह नहीं कर सकते, कम अज़ कम इसके हवाले से इंक्वायरी या फिर एक नया मुकदमा इमरान खान के ऊपर ज़रूर बनाया जाएगा। अगर आप पिछले 1.5 बरस की अदालती कार्रवाई जो अडयाला के अंदर हुई उसको उठाकर देखें, इब्तदा में क्या होता था कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी, इंटरनेशनल मीडिया नहीं आएगा, सहाफ़ियों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्पेस क्रिएट हुई, सहाफ़ी अंदर गए, केसेस के ऊपर इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया गया, जजेस के हवाले से सवाल उठाया गया, तो आपको एक रूम मिलता गया। लेकिन इस पूरे अरसे में इमरान खान की बात बाहर ना आए, उनकी तस्वीर बाहर ना आए, उनका बयानिया बाहर ना आए, आपने इसको रोकने के लिए सहाफ़ियों को छांटी किया और मनपसंद सहाफ़ियों को अडाला जेल में आप भेजते हैं। तो इस तरह से इस बयानी को कंट्रोल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अलीमा खान बैरून मुल्क कुछ यूट्यूबर्स के साथ भी राब्ते में, ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। व्यूअर्स, ये तो हो गया पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से एक नए केस की तैयारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, ये मैदान जंग बना रहा। और किस तरह से, ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने चीफ जस्टिस कायम मकाम जो जस्टिस डोगर हैं उनके बारे में, और मुल्क के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके हवाले से क्या फ़ैसला जारी किया गया। आपको याद होगा कि कल एक फ़ैसला आया और ये जजेस की तैनाती के हवाले से और इनके अंडर जो अदालतें थी, इनसे ये जो इख्तियार था वो वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया के लिए जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से पुराने ट्रिब्यूनल्स की मौजूदगी में नए ट्रिब्यूनल के लिए नामजदगी और सदर की जानिब से तैनाती की मंजूरी देने पर अहम सवालात खड़े कर दिए और ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जी। और ऑब्वियसली एक इसकी हीट जो है वो ज़रूर आएगी और कहीं ना कहीं लोग बैठकर सोच रहे होंगे कि यार जज हम हैं, चीफ जस्टिस हम, निज़ाम हमारे कंट्रोल में, कमांडर इन चीफ हमारे हाथ में, तो ये 3 जजेस क्यों हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। अब पुराने ट्रिब्यूनल ने क्या जो ऑर्डर जो जारी हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो इसके 3 नकात हैं बहुत ही अहम हैं। पुराने ट्रिब्यूनल्स की जानिब से 13 मार्च मातहत अदलिया के जजेस की अपीलों पर फैसला महफूज किया गया, जिसके बाद सदर ने पुराना ट्रिब्यूनल तब्दील करके 18 मार्च को नया ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया। पुराने ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर में सदर के इख्तियारात इस्तेमाल और कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियार इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिए। तो ये पहला फैसला है जो चीफ जस्टिस के खिलाफ आया जी सरफराज डोगर। और अब आपको आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों के अंदर ये भी पता लग जाएगा और इसकी मजीद चाहतें और मजीद तक गवाहियाँ आना शुरू हो जाएंगी कि किन लोगों ने इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट किया। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपको यही मंजर नजर आएगा। नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए फैसले में तफसीली लिखा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के पर्सनल सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल से रब्ता किया और कहा कि ट्रिब्यूनल के मेंबर जजेस को ज़ेर इल्तवा अपीलों में फैसला जारी ना करने और फाइलें वापस करने का कहें। स्टाफ की जानिब से बताया गया कि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल को तहलील करने का फैसला किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफिस के स्टाफ का इसरार है कि अपीलों में महफूज किए गए फैसलों की फाइलें भी वापस कर दी जाएं और नए ट्रिब्यूनल्स के सामने रखी जाएं, लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास ऐसी हदायत जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो सर, ये लड़ाई बढ़ गई है। आप अगर ये समझते थे कि आप किसी जज को उसके फैसलों के समेत घर भेज देंगे और उससे वो फैसले जब वो देने के अमल को मुकम्मल करने के करीब पहुंचता है तो आप उससे वो केस वापस ले लेते हैं। आपने देख लिया होगा कि इसहाक खान, ये जो इसहाक जज हैं जस्टिस एजाज इसहाक साहब, इन्होंने मिसाल यूसुफजई के मामले में क्या किया। और जब जजेस को मौका मिलता है ना तो फिर वो इसी किस्म के फैसले देते हैं। और ये सरफराज डोगर के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। ट्रिब्यूनल मेंबर्स को हाई कोर्ट के जजेस की तरह ना ऐसे हटाया जा सकता है,
ना दायरा इख्तियार से महरूम किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल चेयरमैन और मेंबर्स के दरमियान कोई इख्तलाफ ना होने के बायस इसकी तश्कील नौ की भी ज़रूरत नहीं। वफाकी हुकूमत और सदर के पास भी ट्रिब्यूनल की तश्कील नौ का इख्तियार नहीं और कोई असामी खाली ना हो। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस और उनके नामजद करदा नए ट्रिब्यूनल जजेस को फराहम करने की हिदायत की और लिखा कि 13 मार्च को जिस अपील का फैसला महफूज किया गया इस पे मुतफरिक दरख्वास्त को ट्रिब्यूनल के लिए नामजद जजेस के पास मुकर्रर किया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद किए गए साथी जजेस को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। अब प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है, जब आपके खिलाफ फैसला आता है ना, आप जज उठाकर तब्दील कर देते हैं और अगर आपके पास कोई फाइल उनकी पड़ी हो तो वो आप फाइल निकाल कर मीडिया के हवाले करेंगे या कुछ जजेस के खिलाफ जो वकील आपको हमेशा एक्टिव नज़र आते हैं उनको दे दी जाएगी। तो सर ये जंग अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है और इन जजेस को सलाम है जो इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और फस्ताई के खिलाफ इस तरह से डट कर खड़े हैं। सरदार एजाज इसहाक साहब के जी बहुत ही अहम फैसले हैं आज की तारीख में। उन्होंने एक और भी इंतहाई अहम फैसला आज किया है जी और उनकी अदालत अब लाइव कवरेज आप कर सकते हैं और लाइव कवरेज होगी पूरी कार्रवाई की और इसे बराह रास्त दिखाया जाएगा। टेलीविजन पर दिखाते या नहीं दिखाते मगर कम से कम सोशल मीडिया पर अब ये कवरेज लाइव होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तौहीन मजहब इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन देने के केस की कार्रवाई मफाद आमा के पेश नज़र बराह रास्त दिखाने का फैसला कर लिया है और इसकी मंगल से बराह रास्त बाकायदा आप कवरेज जो है वो देख सकेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि कमरा अदालत भर चुका, अदालत के बाहर भी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, ये मफाद आमा का मामला बन चुका है, इसलिए बराह रास्त दिखाने का हुक्म देते हैं। IT हुकाम फौरी बराह रास्त दिखाने के इंतजाम करें और जो भी कार्रवाई देखना चाहते हैं वो ऑनलाइन इसे देख सकते हैं। तो सर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर और ऑब्वियसली जस्टिस सरदार इसहाक जो फैसला देंगे अब इसे पूरी दुनिया देखेगी और जो लोग इस केस को लाइव देखना चाहते हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं अब आप इसकी समाअत को बराह रास्त देख सकेंगे। व्यूअर्स, आलिया हमजा पंजाब के अंदर एक बहुत ही मजबूत और तगड़ी आवाज़ जिसे दबाने के लिए लोगों ने बड़ी कोशिश की। इनका मुकाबला निज़ाम से नहीं है बल्कि निज़ाम में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रॉन्ग नंबर से भी आलिया हमजा का इस वक्त मुकाबला है। उनकी जी एक स्टेटमेंट है और वो क्या कहती हैं पंजाब में जो इस वक्त हुकूमत कर रही है और इनकी जो परफॉर्मेंस है। हायर एजुकेशन का बजट सिर्फ 8% खर्च हुआ, लैपटॉप तकसीम करने का वावेला हुआ लेकिन अभी तक चंद ही तकसीम हो सके। रावल डैम के ऊपर कैंप ऑफिस बन रहा है जिसका सारा बजट एनवायरनमेंट कमेटी से जाएगा। जमहूरियत में तनज़ली और करप्शन में अरूज है। पंजाब में हर तहरीक इंसाफ के काम पर अपनी तख्तियाँ लगाई जा रही हैं। मैं अभी आपको ना एक खबर इसी के साथ जुड़ी हुई मैं आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं क्योंकि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के इजलास की कहानी है जहां पर ऑब्वियसली दोनों तरफ से लोग गए और उन्होंने कहा कि हमें भी हमारा हिस्सा दिया जाए। पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रही है। नून लीग ऑब्वियसली इस इत्तेहाद में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गई और पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गई और ये एक ऐसा अलायंस था जो मुश्तरका मफादात के इर्द गिर्द घूमता है। अब पीपल्स पार्टी ने ये नारा लगाया कि भाई हम अगर आप मरकज़ में आपकी सपोर्ट कर सकते हैं तो पंजाब में हमें हिस्सा दिया जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब से उसका एग्ज़िट हुआ और बेनज़ीर भुट्टो को हमेशा से इस बात का दुख था कि एक दफ़ा उन्होंने इलेक्शन में ना जाने का फ़ैसला किया तो फिर उसके बाद वो रिवाइव नहीं कर सके पंजाब के अंदर। और पीपल्स पार्टी शायद ये इस इत्तेहाद के ज़रिए कोशिश में थी कि अगर उन्हें कुछ मौका मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास पावर्स आ जाएं और इस बुनियाद के ऊपर उनको फंड्स भी मिलना शुरू हो जाएं तो अपने इलाकों में वो काम करवाएंगे और अपना वोट बैंक तगड़ा किया जा सकता है, यानी एक रिवाइवल का तरीकाकार होगा। नून लीग ऑब्वियसली ये समझती है कि अगर हमने इन्हें ज़रा सी भी स्पेस दी तो फिर हमारा मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होगा बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ एक और जमात भी होगी और दो जमातों के साथ क्या हम लड़ सकते हैं। वर्स इस पूरे सिनेरियो में जो फंड्स और आली हमजा बात कर रही हैं ये बात आपको पीपल्स पार्टी के लोग भी करते हुए नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी ने इस इजलास में नून लीग पर शदीद तनकीद की। इजलास में पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद, हैदर गिलानी, हसन मुर्तज़ा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के मंसूबों को तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, ये वही लोग हैं जो मरीम पर हमेशा तनकीद करते हैं और वजह सिर्फ ये है कि अगर तनकीद करेंगे तो हिस्सा मिलेगा ना, तनकीद करेंगे तो कमेटी में बैठेंगे, तनकीद होगी तो फिर इसके मुकाबले में नून लीग ने भी सिंध में हिस्सा मांग लिया था, आपको याद होगा। रहनुमाओं की जानिब से क्या कहा गया मरीम नवाज़ के हवाले से कि मरीम नवाज़ ने जो शॉर्ट टर्म मंसूबे शुरू किए हैं इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम शुरू किया, सबको घर मिल गया,
کیا مل گیا یہ سوال ہے. ٹریکٹر اسکیم لانچ کی گئی, کیا ذمہ داروں کو ٹریکٹر مل گئے؟ مزدور کارڈ آپ اس کا اجرا کرتے ہیں, ہمت کارڈ شروع کیا, کیا سب کو یہ ہمت کارڈ مل گیا؟ آپ ذرا سروے کر لیں. پنجاب سے اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو دوست یہ ضرور بتائیں. اگر آپ کا تعلق کسی ایگریکلچر فیملی سے ہے, آپ کے بڑے بزرگ اگر کسان ہیں, آپ خود کسان ہیں, تو بتائیں کہ یہ جو کسان کارڈ ہے کیا سب کو مل گیا؟ اگر کوئی بھائی ہمیں پاکستان میں کہیں کسی تھڑے پر بیٹھ کر سن رہا ہے, کوئی مزدور ہے, تو وہ بھی بتائے کہ کیا مزدور کارڈ آپ لوگوں کو مل گیا؟ اور یہ جو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے یہ شروع ہوا تو کیا پاکستان میں تمام لوگوں کو, چلیں پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پنجاب میں یہ شروع ہوا, تو پنجاب میں کیا تمام بے گھروں کو گھر مل گئے؟ دیکھیں حکومت کرتی کیا ہے. حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا, اب وہ شروع ہو گیا نا, اب وہ کس حد تک کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اس کی رپورٹ آپ کو ریگولر بیسس پہ نہیں دی جاتی. اور پھر اس پہ ایک اور بھی چیز تھی کہ اگر آپ صرف آبادی کے کچھ حصے کے لیے ایسے پروگرام لانچ کرتے ہیں تو باقی آبادی کا کیا قصور ہے؟ برطانیہ کے اندر جب بھی کوئی پالیسی اس قسم کی جاری کی جاتی ہے, یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو بینیفٹس پہ نظر آئیں گے, تو وہ صرف کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ پورے برطانیہ کے لیے ہے. تو حکومتیں تو سر اس طرح آپریٹ کرتی ہیں, تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پالیسیز آپ نے دی, پروگرام آپ نے لانچ کیے, ان کا ایک تو فالو اپ کوئی نہیں ہے, اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے وہ وہی بات ہے جو عالیہ حمزہ نے کی, یعنی پنجاب میں ان کی کارکردگی آپ کو ویسی نظر نہیں آئے گی. یہ صرف آپ کو سوشل میڈیا پر, پاکستان کے میڈیا پر یہ کارکردگی نظر آتی ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے. یہ آپ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ آپ کے اتحادی, جس سے پچھلے منصوبے سے توجہ ہٹ جاتی ہے. حکومت خود اگلے منصوبے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, جس سے منصوبوں کا بھی اور صوبے کا بھی نقصان ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شروع کیے جانے والے تمام منصوبوں میں پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لینے کا مطالبہ کیا, اور یہ ان کی اب ایک نورہ کشتی جو ہے جی وہ چل رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی اس کے ساتھ ایک خبر جڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ پر تنقید کر رہی ہے, تو دوسری طرف حکومت کے مزے بھی آپ لے رہے ہیں. آپ کے پاس گورنر آپ کا کے پی میں, پنجاب میں آپ کا گورنر, بلوچستان میں آپ کی حکومت, مرکز میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں صدر صاحب کی شکل میں. اور یہ تنقید پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف اپنے حصے کو بڑھانے کے لیے, اس سے زیادہ آپ کو یہ تنقید میں کوئی جان نظر نہیں آئے گی. ویورز, جہاں پر یہ تنقید ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے حصے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, اور مزید کیسز آپ کو آنے والے دنوں میں لوگوں کے خلاف بنتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پیکا ایکٹ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا, جس کی بنیاد پر یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. اور فرحان ملک صاحب کو جی گرفتار کیا گیا, 4 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. تو سر آزادی اظہار اور پاکستان میں آزادی صحافت اب آپ کو دونوں ہی مشکل میں نظر آ رہے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ریاست کے اوپر ان کی پالیسیز پر آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اب ان آوازوں کو ایک ایک کر کے دبایا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی سچ بولنے والا باقی نہ رہے. میں ویورز آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں, نواز شریف صاحب کے حوالے سے مسلسل آپ کو لوگ یہ بتا رہے ہوں گے کہ ان کی طبیعت خراب ہے. میں نے آج لاہور میں کچھ جو ہمارے پرانے دوست ہیں, کولیگز ہیں, صحافی تو خیر اب کوئی بچا نہیں لاہور میں, بہت سارے کمپرومائزڈ ہو گئے یا پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے, یا انہوں نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا. جو لوٹ آج بھی موجود ہے دونوں طرف سے, میں نے دونوں سے بات کی, تو ایک لاٹ جو ہاؤس آف شریف کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ باؤجی بیمار ہیں, اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ قومی سلامتی کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں ان میں وہ شرکت نہیں کرتے, اور پھر کابینہ کے اجلاس میں بھی باؤجی نہیں آتے, اور اس کی وجہ ان کی صحت بتائی جا رہی ہے. لیکن ویورز, آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی سے جب نواز شریف صاحب نے بات کی الیکشن والے دن, تو انہوں نے کہا تھا کہ 2/3 اکثریت کی دعا کریں, اور کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اتحاد کی طرف جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس قسم کا انہوں نے ایک جو بیان ہے وہ جاری کیا, اور اس وقت تک انہیں یقین تھا کہ وہ ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کی عوام نے انہیں ایک سرپرائز دیا, یا پھر یہ سرپرائز کہیں اور سے بھی انہیں ملا. تو جب آپ دوسرے جو قبیلے سے بات کریں جو ہاؤس آف شریف کے اتنے زیادہ قریب نہیں اور حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہے, ان صحافیوں کے مطابق باؤ جی اس وقت ناراض ہیں, وہ پاکستان کے نظام سے ناراض ہیں. وہ جو چوتھی بار کا انہیں جو خواب دکھایا گیا کہ وزیر اعظم بنیں گے, عرفان صدیقی صاحب نے جس طرح سے اعلان کیا کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ باؤ جی کو چوتھی بار ہم نے وزیر اعظم بنا کر ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے, تو وہ شاید ریکارڈ نہیں بن سکا, اور اسی اوبویسلی اس بات کا انہیں کافی دکھ ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی کے معاملہ سے دور کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لیتے, اور لاہور میں جو ایک پیٹرن ان چیف انہیں بنایا گیا
پرانی عمارتوں کی بحالی کے حوالے سے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنیں تو وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نواز شریف سے دوبارہ ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم اس سے پہلے بھی نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے مختلف باتیں سن چکے ہیں۔ 5 برس انہوں نے برطانیہ میں گزارے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پاکستان سے نکلے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور آج پاکستان میں ان کے بھائی کی اور پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے تو آج بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دل کی تکلیف جی ایسی ضرور ہے جس میں ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ بستر پہ لیٹے رہیں، لیکن جو آپ کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور آج بھی شاید باؤجی خاموش ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے ان دوستوں سے بات کی کہ کسی ایک دن باؤجی غصے میں آ کر بولنا شروع کر دیں گے، لیکن کچھ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مرکز میں بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بیٹی کی حکومت ہے، تو شاید اس وقت ایک ہاؤس آف شیف ٹرانزیشن کے عمل سے گزر رہا ہے جس میں نواز شریف صاحب یہ اوبویسلی انہیں اب یقین ہو گیا کہ ہم نے اپنی اننگز کھیل لی ہے، وہ جیسی بھی تھی اس کے جو بھی نتائج نکلے اب پارٹی کی قیادت مریم کے حوالے کرنے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا مریم کی پنجاب میں حکومت کو مضبوط کیا جائے۔ تو پھر یہ دونوں طرف کے صحافی آپ کو ہاؤس آف شریف کے حوالے سے خبریں بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہم نے آج ایک اور بھی کل ویڈیو دیکھی جس میں جاوید لطیف صاحب جو ہیں، جب ان کی طبیعت کے حوالے سے خبروں کو ہم ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں، بیانیوں میں دیکھتے ہیں، خواجہ آصف کی زبانی سنتے ہیں، باقی لوگوں سے سنتے ہیں، پورا خاندان اگر سعودی عرب عمرے پہ جا سکتا ہے تو نواز شریف صاحب کو وہ پیچھے کیوں چھوڑ کر گئے؟ اور اگر ان کی طبیعت واقعی خراب تھی تو پھر جاوید لطیف سے ان کی کیوں ملاقات ہوئی؟ جاوید لطیف ان سے مل رہے ہیں، جھک کر انہوں نے ان کو سلام بھی کیا، تو ایسا کیا تھا؟ جاوید لطیف کے اوپر بھی پابندی ہے تو کہیں نواز شریف صاحب نظام کے اوپر جو ان کا عدم اعتماد ہے، جو بات وہ دل میں کر رہے ہیں، جو جاوید لطیف کے ذریعے آپ کو ٹیلی ویژن چینلز پر کچھ عرصے تک یہ باتیں نظر آئی، اب وہ باتیں بھی نہیں ہو رہی۔ تو اوبویسلی دو پرانے دوست جن کا ایک ہی ویژن ہے اور دونوں ایک پیج پر ہیں، آپ کو ملاقاتیں کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں وہ نواز شریف سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں لیکن انہیں انکار کر دیا جاتا ہے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا باؤجی کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔